हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मौर्य साम्राज्य को कंप्लीट करेंगे। चलिए, मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य राजवंश की जो स्थापना है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य से भी बड़ा था। कौन था वो? चंद्रगुप्त मौर्य। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया था। विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र कहा है। मतलब जो चंद्रगुप्त है वो किसका पुत्र था? नंदराज का। और ये बात विशाखदत्त की जो कृत है मुद्रा राक्षस में, उसमें ये बात कही गई है। ठीक है, तो आगे देखिए, मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल कुलहीन भी कहा गया है। मुद्रा राक्षस में जो चंद्रगुप्त को वृषल भी कहा गया, कुलहीन भी कहा गया है। दुंडी राज ने मुद्रा राक्षस पर टीका भी लिखी है। मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाखदत्त के नाम से दो अन्य रचनाओं का भी उल्लेख मिलता है, प्राप्त होता है। देखिए, पहला है देवी चंद्रगुप्तम, दूसरा है अभिसारिका वंचित या अभिसारिका वंदितक। ठीक है, ये एक ही है और ये विशाखदत्त ने ही लिखी है। दो और हैं इनकी। ठीक है, क्षेमेंद्रकृत। अब बात करेंगे क्षेमेंद्र की। क्षेमेंद्रकृत क्या है? बृहत कथा मंजरी है। तथा सोमदेव कृत क्या है? कथा सरित सागर है। सरित सागर में चंद्रगुप्त को शूद्र उत्पत्ति के विषय में विवरण मिलता है। देखिए, बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश के अनुसार चंद्रगुप्त राजकुल से संबंधित था तथा वह मौर्य नगर में उत्पन्न हुआ था। हेमचंद्र के परिशिष्टा पर्वन में चंद्रगुप्त को मयूर पोषकों के ग्राम के मुखिया के पुत्री का पुत्र बताया गया है। ठीक है, तो हेमचंद्र के परिशिष्ट पर्वन में चंद्रगुप्त को मयूर पोषकों के ग्राम के मुखिया के पुत्री का पुत्र बताया गया। ठीक है, विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंडोकोट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की है। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एड्रोकोट्स के रूप में वर्णित किया है। ठीक है, अब सैडोकोट्स और एडोकोट्स कैसे याद करेंगे? अब बात तो सिद्ध हो गई कि सैडोकोट्स और एडोकोट्स ये चंद्रगुप्त के बारे में ही है। ठीक है, चंद्रगुप्त के मतलब नाम है ये। ठीक है, अब हम ऐसे कैसे याद करेंगे? ऐसे आ जाता क्वेश्चन कि सैडोकोट्स चंद्रगुप्त को किसने कहा था? तो विलियम जोन्स ने कहा था। ठीक है, तो ये बात तो जोन्स से याद हो जाएगी। ठीक है, पीछे सा लगा, इसमें भी सा लगा। बाकी अब बात आएगी एडोकोट्स के रूप में, तो फिर इनमें ए आया, इसके में ए आया, तो फिर दो नेम है, तो बस ऐसे ही याद कर लेना कोट्स का। ठीक है, इस प्रकार से आगे देखिए, जस्टिन ने सैडोकोट्स चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। ये बात और रख लेना याद। नेक्स्ट आगे और देखेंगे, ऋषि चड़क ने अपने पुत्र, ठीक है, ऋषि चड़क ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा था। एक ऋषि थे चड़क, तो उनका एक पुत्र हुआ था चाणक्य। ठीक है, तो इनके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में इसी पुस्तक में उल्लिखित कौटिल्य तथा एक पदखंड में उल्लिखित विष्णुगुप्त नाम की साम्यता चाणक्य से की जाती। पुराणों में उसे द्विज द्विज सर्व श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। ठीक है, तो जो कौटिल्य हैं उनको पुराणों में क्या कहा गया? द्विज सर्व कहा गया, द्विज सर्वभव कहा गया। ठीक है, भावटी। तो आगे देखिए, कौटिल्य चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। तो जो अर्थशास्त्र है इसका शाब्दिक अर्थ मान लेते हैं शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। ठीक है, इसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत स्वामी अमात्य जनपद दुर्ग कोष दंड एवं मित्र की व्याख्या मिलती है। तो इन तीनों क्यों सातों के नाम याद रख लेना। एक बार फिर से देखेंगे, सप्तांग सिद्धांत में क्या है? स्वामी अमात्य जनपद दुर्ग कोष दंड एवं मित्र की व्याख्या। ठीक है, मित्र भी है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, अब तो यह राजनीतिक शास्त्र का अद्वितीय ग्रंथ है। ठीक है, तो जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है ये ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक खंडन हो गया पूरा। तो ये क्या है? अब तो ये राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना मैकियावेली के द प्रिंसिप
प्रिंसिपे से की जाती है। ठीक है, तो जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो लिखा है उसकी जो तुलना है वो मैकियावेली के द प्रिंस से की जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। तो एक बार फिर से रिपीट करेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। राजनीतिक तौर पर समस्त भारत का एकीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में संभव हुआ। प्रारंभिक विजयों के फलस्वरूप चंद्रगुप्त का साम्राज्य व्यास नदी से लेकर सिंधु नदी के प्रदेश पर हो गया था। ठीक है, व्यास नदी से लेकर सिंधु नदी तक। रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से पश्चिम भारत पर उसका अधिकार प्रमाणित होता है। जो रुद्रदमन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उससे पश्चिम भारत पर उसका अधिकार का प्रमाण था, इससे पता चल जाता है। जैन ग्रंथों के अनुसार सौराष्ट्र के साथ साथ अवंती पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। उसकी मृत्यु के समय साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत से, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा उत्तर में हिमालय की श्रृंखलाओं से दक्षिण में कर्नाटक था। 150 लिखा है। ठीक है, 150 ईस्वी के रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख में आनर्थ और सौराष्ट्र गुजरात प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राजपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के लिए सुदर्शन झील के निर्माण का उल्लेख मिलता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत का यह भाग मौर्य साम्राज्य में शामिल था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस की चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को 305 ईसा पूर्व में परास्त किया था। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रोकेडिज कहा है। यूनानी लेखक हैं बिंदुसार। ठीक है, यूनानी लेखकों ने जो बिंदुसार है उसको अमित्रोकेडिज कहा है। विद्वानों के अनुसार अमित्रोकेडिज का संस्कृत रूप है अमित्रघात, शत्रुओं का नाश करने वाला। जैन ग्रंथ में उसे शीर्षसेन कहते हैं। ठीक है, जैन ग्रंथ में बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा मिलता है। ठीक है, दिव्य वदान के अनुसार बिंदुसार के समय में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, जिसको दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा था। ठीक है, तो अभी हमें और अच्छे से बताएंगे। देखिए, सबसे पहले चंद्रगुप्त। ठीक है, उसके बाद कौन है? चंद्रगुप्त के बाद कौन है? चंद्रगुप्त के बाद है बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार, उसके बाद अशोक। ठीक है, तो चंद्रगुप्त, इसका पुत्र बिंदुसार, इसका पुत्र अशोक, ऐसे। देखिए, तो दुर्धरा जो है, दुर्धरा ये चंद्रगुप्त की पत्नी थी। ठीक है, तो एक बार इधर हम देखते हैं। दिव्य वदान के अनुसार बिंदुसार के समय में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, जिसको दबाने के लिए उसने अपने पुत्र अशोक को भेजा था। किसने भेजा? बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को भेजा। ठीक है, स्ट्रेबो के अनुसार देखिए, बिंदुसार के समय में मिस्र के राजा एंटियोकस ने डाइमेकस नामक राजदूत भेजा था। ठीक है, तो प्लिनी के अनुसार मौर्य राज दरबार में मिस्र के राजा टॉलेमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसिस नामक राजदूत भेजा था। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से 3 वस्तुओं की मांग की थी। ठीक है, कौन कौन सी? मीठी मदरा, सूखी अजीम तथा अंजीर खाने वाला। ठीक है, तीसरा दार्शनिक। अब आगे देखिए, एंटियोकस प्रथम ने दार्शनिक को छोड़कर शेष सभी वस्तुएं बिंदुसार के पास भेजी। बौद्ध साक्ष्यों के अनुसार अशोक अपने पिता के शासनकाल में अवंती उज्जैनी का उपराजा वायसराय था। असम और सुदूर दक्षिण को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत था। आगे और देखेंगे, अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर ही एक ऐसे व्यवहारिक धर्म का प्रतिपादन किया जिसका पालन आसानी से सभी कर सके। ठीक है, सहिष्णुता, उदारता एवं करुणा उसके त्रिविध आयाम थे। सहिष्णुता,
उदारता, करुणा उसके त्रिविध आयाम थे। अशोक ने 273 ईसा पूर्व के लगभग मगध का राजा बन गया था वो, मगध का राजा। ठीक है, ऐसे ही आ जाते हैं क्वेश्चन, जैसे कि अभी जस्ट ये कंप्लीट करके क्वेश्चन दिखाएंगे। ठीक है, तथा लगभग 4 वर्ष बाद 269 ईसा पूर्व में उसका राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, तो पहले वो मगध का राजा बना और उसके जस्ट फिर उसके बाद 269 में पहले वो उसका राज्याभिषेक हुआ। तो सारी सन याद रखना है। और उसके अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवानाम पिये और देवाने प्रियदर्शी कहा गया है, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। ठीक है, तो पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया। और जस्ट मैंने अभी बताया था पुराणों में चाणक्य को क्या कहा गया था, कमेंट्स में जरूर बताना, बेक मत करना वीडियो को। चलिए, दशरथ भी अशोक की तरह देवनाम प्रिय की उपाधि धारण करता है, दशरथ भी। ठीक है, तो शैली अनुश्रुतियों की दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक के राजकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगति हुई। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिष नामक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु ने की थी। ठीक है, अब ये दशरथ कौन है इसके बारे में अभी बताएंगे। दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के 4 वर्ष निर्गोद नामक भिक्षु ने बौद्ध मत में दीक्षित किया था। तब पश्चात मोगली पुत्र तिष्य के प्रभाव में वह पूर्ण रूपेण बौद्ध हो गया। दिव्य वदान के अनुसार अशोक को उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। मौर्य शासकों में अशोक और उसका पुत्र ही है। ठीक है, पुत्र मतलब पुत्र हुआ उसका और उसका पोता, तो ये पुत्र है दशरथ। ठीक है, अशोक का पुत्र। तो दशरथ बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नामक अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। रज्जुकों की स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी जैसी थी, जैसे राजस्व तथा न्याय दोनों क्षेत्र में अधिकार प्राप्त थे। अगुरुनोमोई जिले के अधिकार को कहा जाता था। मौर्य काल में व्यापारिक काफिलों कारवा के मुखिया को सात्रवाह की संज्ञा दी गई थी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत अशोक ने आखिर तथा विहार यात्राओं को रोक दिया था। उनके स्थान पर धर्म यात्राओं को प्रारंभ किया था। राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद और 8वां अभिलेख। ठीक है, 10 वर्ष बाद और 8वां अभिलेख। ठीक है, संबोधि बोध गया। कौन सा था? संबोधि बोध गया। तथा 20 वर्ष बाद रुमिन देई अभिलेख गया बिहार में। ठीक है, तथा उनकी पूजा की। इतिहासकार विसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी पुस्तक अशोका द बुद्धिस्ट एम्पायर ऑफ इंडिया के 7वें अध्याय द इंडियन लिजेस्ट ऑफ अशोका में साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर उपगुप्त के साथ अशोक की धर्म यात्राओं का क्रम इस प्रकार दिया गया है, देखते हैं। तो यहाँ पर उस लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती। ठीक है, तो अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद बोध गया की यात्रा की थी। बोध गया की यात्रा 10 वर्ष बाद की थी। 20 वर्ष बाद वो लुम्बिनी की यात्रा किए थे। ठीक है, तथा वहाँ एक शिला स्तंभ स्थापित किया। बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम का बलि कर माफ कर दिया गया था। तो जो महात्मा बुद्ध थे उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो इसी वजह से अशोक ने वहाँ पर बलि जो कर था वो माफ कर दिया था। तथा भूराजस्व कर हर जगह 1/6 का लगता था, लेकिन वहाँ घटाकर कितना कर दिया? 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। ठीक है, तो आगे देखिए, कालसी, गिरनार और दिल्ली मेरठ के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। कालसी, गिरनार और दिल्ली मेरठ सेम कर दिया। तो कालसी, गिरनार, दिल्ली मेरठ का अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है, तो इसको देखेंगे। सबसे पहले शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है। जो शिलालेख है 14 विभिन्न लेखों का समूह है, जो भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। ये स्थान सबसे पहले शाहबाजगढ़ी, दूसरा है मानसेहरा, तीसरा है कालसी, चौथा है गिरनार, 5वां है धौली, 6वां है जौगढ़ और 7वां एरागुड़ी और 8वां है सोपारा। 8वां कौन सा है? सोपारा। तो ये टोटल
तो ये टोटल 8 हो गए। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। शाहबाजगढ़ी, मानसहरा, कालसी, गिरनार, दहोली, जौगढ़, एरागुड़ी तथा सोपारा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। 2 अभिलेख जैसे कि शाहबाजगढ़ी एवं मानसेरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है। तो कौन कौन से शाहबाजगढ़ी और मानसेरा की जो लिपि है वो खरोष्टी है। तक्षशिला से आरमेइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख मिला है। सरकूना नामक स्थान से ग्रीक तथा आरमेइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषीय ग्रीक एवं आरमेइक भाषा अभिलेख तथा लगमान नामक स्थान से आरमेइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन पत्थर की पट्टियों शिलालेख पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया था। इस कार्य को संपादित करने वाले प्रथम विद्वान सर जेम्स प्रिंसेप थे, जिन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय हासिल किया है। D.R. भंडारकर ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रशंसनीय प्रयास किया। पाक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से चला है। कुछ और स्थानों के अभिलेखों से इस प्रकार की लिपि का साक्ष्य मिला, जिनके नाम इस प्रकार हैं: पीपरहवा, सोहगोरा और महास्थान। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय प्रिंसेप, ग्रोटेफेंड, लेसन आदि विद्वानों को है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। अशोक का नमोल्लेख करने वाला गुर्जरा लघु शिलालेख मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। मास्की, नैथुर एवं उडेगोलम के लेखों में भी अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। भाब्रू बैराट स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो कौन सा लेख है जिसमें जो अशोक है उसने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो भाब्रू बैराट स्तंभ लेख में। ठीक है, यह अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता। अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि निषेध के संदर्भ में लेख इस प्रकार है: यहाँ कोई जीव मारकर बलि न दिया जाए और न कोई उत्सव किया जाए। भले ही प्रियदर्शी राजा की पाकशाला में प्रतिदिन सैकड़ों जीव मांस के लिए मारे जाते थे, लेकिन अब इस अभिलेख के लिखे जाने तक सिर्फ 3 पशु प्रतिदिन मारे जाते हैं। कौन कौन से? 2 मोर, 1 मृग। इसमें भी मृग हमेशा नहीं मारा जाता, ये तीनों भी भविष्य में नहीं मारे जाएंगे। 5वें स्तंभ लेख में भी अशोक द्वारा राज्याभिषेक के 26वें वर्ष बाद विभिन्न प्रकार के प्राणियों के वध को वर्जित करने का स्पष्ट उल्लेख है। अशोक के राजकाल की पहली घटना कलिंग युद्ध और इसमें अशोक की विजय। अशोक के 13वें शिलालेख से इस युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। यह घटना अशोक के राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व के लगभग घटित हुई। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से कलिंग युद्ध से मैंने यहाँ पर बताया कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर अपना दुख और पश्चाताप व्यक्त किया। अशोक के दीर्घ शिलालेख 12 में सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि होने की कामना की गई है तथा धार्मिक सहिष्णुता हेतु पालनीय उपाय बताए गए हैं। अशोक के दूसरे बृहद शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्य जैसे कि चोल, पांड्य, सतीपुत्र एवं केरलपुत्र सहित ताम्रपड़ी श्रीलंका की सूचना प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त 13वें बृहद शिलालेख में चोल, पांड्य एवं ताम्रपड़ी का उल्लेख प्राप्त होता है। मौर्य शासक अशोक ने 13वें शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे, जिनके नाम अभी जानेंगे। तो सबसे पहले अतियोंग इसको बोलते हैं एंटियोकस सेकंड। थियोस सीरिया का शासक था। आगे देखेंगे तुर्मै या तुर्माय, इसको टोलमी सेकंड बोलते हैं। फिलाडेल्फस मिस्र का राजा था। अंतकिनी एंटिगोनस गोनातास ये मैसेडोनिया या मकदूनिया का राजा था। मग या सारीन का शासक था। अलेक्जेंडर या अलेक्जेंडर एपाइरस का राजा था। नेक्स्ट 5 लोगों से इसकी मित्रता
थी। आगे देखें, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से प्राप्त सोगोरा ताम्रपत्र अभिलेख और बांग्लादेश के बोगूरा जिले से प्राप्त महास्थान अभिलेख की रचना अशोककालीन प्राकृतिक भाषा में हुई और उन्हें ईसा पूर्व 3री सदी की ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। यह अभिलेख अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों के संबंध में। इस अकाल की पुष्टि जैन स्रोतों से होती है। मौर्य काल में न्यायालय मुख्यतः 2 प्रकार के थे। एक थे धर्मस्थलीय तथा दूसरा था कंटक शोधन। धर्मस्थलीय दीवानी बोलते थे, कंटक शोधन को फौजदारी बोलते थे। ठीक है, तो गुप्तचरों को अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष कहा गया है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्रों में गुप्तचरों को 2 वर्गों का उल्लेख किया है। पहला संस्था अर्थात एक ही स्थान पर रहने वाला तथा संचरा अर्थात प्रत्येक स्थान पर भ्रमण करने वाला। इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार के गुप्तचर शामिल हैं। ठीक है, मतलब जहाँ चाहें वहाँ पर भ्रमण करता है वो गुप्तचर। ठीक है, संचरा तो कौन कौन से हैं? काप्टिक, उदास्थित, गृहपथिक, वैदेहक, तापस, सचित्र, तिक्ष, रसद, भिक्षुकी, ये सब। ठीक है, आगे देखें, मेगास्थनीज की इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। जो मेगास्थनीज की इंडिका है इसमें पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है कि इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 3 सदस्यों वाली समितियों द्वारा होता था। इसकी कुल 6 समितियाँ होती थी। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। तीसरी समिति जनगणना का हिसाब रखती थी। वर्तमान में भी यह कार्य नगर पालिका प्रशासन द्वारा किया जाता है। तो छठी समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। विक्रय कर मूल्य का 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था। करों की चोरी करने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। वह नगर के पदाधिकारियों को एस्ट्रोनोमी कहा गया है। ठीक है, तो जो नगर के पदाधिकारी थे उनको एस्ट्रोनोमी कहते थे। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। तो मौर्य युग में नगरों का प्रशासन नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था, जिसका प्रमुख नागरिक या प्रमुख था। मेगास्थनीज ने तत्कालीन भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। तो जो मेगास्थनीज थे उसने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया। तो कौन कौन सी? पहला है दार्शनिक, दूसरा है कृषक, तीसरा है पशुपालक, चौथा है शिल्पकार, 5वां है योद्धा, 6वां है निरीक्षक, 7वां है मंत्री एवं उपदेशक। एक मिनट, मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। तो जो मेगास्थनीज थे वो भारतीय समाज में क्या दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख करता है या नहीं करता है? तो नहीं करता है। उसके अनुसार मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति ना तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और ना ही उसने भिन्न पेशा ही अपना सकता था। ठीक है, तो इतिहासकार विसेंट आर्थर स्मिथ के अनुसार हिंदू कुश पर्वत भारत की वैज्ञानिक सीमा थी। इतिहासकार विसेंट आर्थर स्मिथ के अनुसार हिंदू कुश पर्वत भारत की वैज्ञानिक सीमा थी। अशोक के अभिलेखों में मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांत के नाम उल्लिखित हैं। तो प्रांत देखेंगे और फिर राजधानी देखेंगे। प्रांत उत्तरापथ तक्षशिला बोलेंगे इसको, अवंती रठठ ये उज्जैनी है, कलिंग को तोसली बोलते, दक्षिणापथ को स्वर्णगिरी बोलते, पार्च या पूर्वी प्रदेश को पाटलिपुत्र। तो जो पाटलिपुत्र का नाम था पार्च या पूर्वी प्रदेश। भांग एवं बलि प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत थे। भांग और बलि अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि राजा भूमि का मालिक होता था। वह भूमि से उत्पन्न उत्पादन के 1 भाग का अधिकारी था। ठीक है, अधिकारी था। इस कर को भांग कहते थे। इसी प्रकार बलि भी राजस्व का स्रोत था। मौर्य मंत्रिपरिषद में राजस्व एकत्र करने का कार्य समाहर्ता के द्वारा किया जाता था। अंतपाल सीमा रक्षक या सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करता था, जबकि प्रतिष्ठा विषयों या कमिश्नरियों का प्रशासक था। उपयुक्त पदाधिकारियों के अतिरिक्त अन्य मुख्य पदाधिकारी इस प्रकार हैं। देखिए, पड़ाध्यक्ष वाणिज्य का अध्यक्ष होता था। सुराध्यक्ष या सूनाध्यक्ष भूषण खाने। ठीक है, तो सुराध्यक्ष या सूनाध्यक्ष भूषण खाने का अध्यक्ष, गढ़े का अध्यक्ष वेश्याओं का निरीक्षक और सीताध्यक्ष राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष, अकाराध्यक्ष खानों का अध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष छापे खाने का अध्यक्ष, लोहा अध्यक्ष धातु विभाग का अध्यक्ष, नामध्यक्ष जहाज रानी विभाग का अध्यक्ष, नामध्यक्ष। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये वाला आ चुका है सीताध्यक्ष। तो ये कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था।
और ये गणका वाला भी याद कर लेना। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, अर्थशास्त्र में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। तो जो अर्थशास्त्र है, ठीक है, उसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है, तो ये बात कही गई है। मौर्यकालीन समाज में तलाक की प्रथा थी। पति के बहुत समय तक विदेश में रहने या उसके शरीर में दोष होने पर पत्नी उसका त्याग कर सकती थी। इसी प्रकार पत्नी के व्यभिचारिणी होने या बंध्या होने जैसी दशा में पति उसका त्याग कर सकने का अधिकारी था। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा वात्य चरित्र फैलन कस्ट्रियास का सामाजिक स्तर दिया गया था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने कराया। इस स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंह की आकृति है बनी है, जो शक्ति का प्रतीक होता है। इस प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में भी लिया है। मौर्य युगीन सभी स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थरों से निर्मित है। जो मौर्य युगीन जितने भी क्या कहते हैं स्तंभ है, वो बलुआ पत्थर के बने हुए हैं। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसका निर्माण अशोक ने कराया था। इस स्तूप का आरंभिक काल 3री शताब्दी ईसा पूर्व था। ठीक है। बरहुत का स्तूप बरहुत का स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। सांची के स्तूप की खोज हेनरी टेलर ने की थी। ठीक है, तो जो सांची के स्तूप है, इसकी खोज हेनरी टेलर। बरहुत के स्तूप की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले में कृष्णा नदी के दाहिने तट पर स्थित है। जो अमरावती का स्तूप है, वो पलनाडु जिले में कृष्णा नदी के दाहिने तट पर। कर्नल कॉलिन मैकेजी ने 797 में इस स्तूप का पता लगाया था। सारनाथ का दमेक स्तूप मूल रूप से अशोक के द्वारा बनवाया गया था, जिसका वर्तमान स्वरूप गुप्त काल में निर्मित हुआ। यह बिना अधिष्ठान के समतल भूमि पर बनाया गया है। बिहार में पटना पाटलिपुत्र के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्हरार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को है। बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्हरार से राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हैं। जिस महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहदस्त की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना की, वह इतिहास में पुष्यमित्र शुंग के नाम से विख्यात है। तो इधर एक बार फिर से देखें, जिस महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने 184 ईसा पूर्व में अंतिम जो मौर्य शासक थे, उनका नाम था बृहस्पति। तो इनकी हत्या की, तो किसने की? शुंग राजवंश की स्थापना करके। ठीक है, तो वो कौन व्यक्ति था? वो थे पुष्यमित्र शुंग। आगे बढ़ेंगे। रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिम प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने सौराष्ट्र क्षेत्र में सुदर्शन झील का निर्माण कराया। सम्राट अशोक के शासनकाल काल में तुषास्प ने इसमें से नहरें निकलवाई थी। ठीक है, तो मौर्योत्तर काल में सुदर्शन झील का बांध नष्ट हो गया था, जिसके फलस्वरूप रुद्रदमन के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर सुविशाख ने बांध का पुनर्निर्माण कराया। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि सुदर्शन झील के बांध के पुनः टूट जाने पर स्कंदगुप्त के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पड़दंत के पुत्र चक्रपालित ने सुदर्शन झील की पुनः मरम्मत करवाई। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता, कभी कभार कथन 1, कथन 2, कथन 3 ऐसे करके पूछ लिया जाता, तो आपको ये याद रखना है। अब बात आ जाते हैं प्रश्न कोश पर। तो चलिए प्रश्न सोल्व कर लेते हैं। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। कनिष्क द्वारा, हर्ष द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, समुद्रगुप्त द्वारा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर राइट हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, सी ऑप्शन। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य से बड़ा था। ठीक है, तो ये वाली बात याद रखना, ब्रिटिश साम्राज्य से भी बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से भी मिलती थी।
उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध भी किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, अशोक के द्वारा, कनिष्क के द्वारा, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? सबसे पुराना पूछा है क्या गुप्त वंश, मौर्य वंश या फिर वर्धन या कुषाण वंश? तो सबसे पुराना पूछा है तो यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन मौर्य वंश। चलिए एक बार देखेंगे। देखिए मौर्य राजवंश सबसे प्राचीन है। इसका समय 321 से 184 ईसा पूर्व तक था। 321 से कितना? 321 से 184 ईसा पूर्व तक। ठीक है। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसके बाद कुषाण वंश आया, उसके बाद गुप्त राजवंश आया और फिर वर्धन राजवंश आया। ठीक है। तो जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य है, ठीक है, तो मौर्य वंश, ठीक है, तो मौर्य वंश के बाद इसके बाद कौन सा आया? इसके बाद आप ये वाला मत कर देना, इसके बाद कुषाण राजवंश आया था। ठीक है, तो कुषाण वंश आया, उसके बाद गुप्त राजवंश आया, उसके बाद वर्धन राजवंश आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विस्तृत रूप से वर्णन हुआ है वह कौन है? तो भाष, शूद्रक या विशाखदत्त या अश्वघोष? तो यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा फ्रेंड्स, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, विशाखदत्त। देखिए, विशाखदत्त कृत मुद्रा राज्य से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है और मुद्रा राजस्व में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सैडोकोट्स कहा गया है? जस्टिन द्वारा सैडोकोट्स किसे कहा गया है? तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैडकोट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की है। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एडकोट्स के रूप में वर्णित किया है, जबकि जस्टिन ने सैडकोट्स, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का भी उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैडोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की है? तो इसकी पहचान के बारे में बात करें, और कहा है वो क्वेश्चन अलग बनता है। ठीक है, तो सैडकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की है? तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा विलियम जोन्स ने। निम्न में से किसने सैडोकोट्स, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? तो किसने किया है? जस्टिन ने। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा जस्टिन ने। अगला क्वेश्चन, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। ये नॉर्मल क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक बार इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कौटिल्य इतिहास में विष्णुगुप्त तथा चाणक्य इन दोनों नामों से भी विख्यात है। जब चंद्रगुप्त मौर्य भारत का एक छत्र सम्राट बना तो कौटिल्य प्रधानमंत्री, महामंत्री तथा प्रधान पुरोहित के पद पर आसीन हुए थे। ठीक है, तो हम लोगों को ज़्यादातर पता होता है कि जो कौटिल्य है वो प्रधानमंत्री, ठीक है, ज़्यादातर सीरियल में भी देखा है। लेकिन जो कौटिल्य थे वो प्रधानमंत्री, महामंत्री और पुरोहित भी, प्रधान पुरोहित के पद पर भी आसीन रहे थे। उन्होंने राजनीतिक शास्त्र पर अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। यह भारत में राज्य शासन के ऊपर उपलब्ध प्राचीनतम रचना है। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा विष्णुगुप्त। और चाणक्य को पुराणों में क्या कहा गया है? पुराणों में कमेंट्स में जरूर बताना है। इसी क्लास में मैंने बताया था ऋषि चाणक्य ने अपने पुत्र का नाम, ठीक है, जो चाणक्य थे, इनके पिताजी का नाम चाणक्य था, तो चाणक्य थे, तो इन्होंने अपने बेटे का नाम चाणक्य रख दिया। अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में इसी पुस्तक में उल्लेखित कौटिल्य तथा एक पदखंड में उल्लेखित विष्णुगुप्त नाम की साम्यता चाणक्य से की जाती है। पुराणों में से ये आ गया, पुराणों में से द्विज सर्व ज्येष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। किसे? चाणक्य को द्विज सर्व, ठीक है, श्रेष्ठ ब्राह्मण। तो ये सब हो गया। आगे देखेंगे, चाणक्य पर विशेष अध्ययन करने वाले चाणक्य
किया मैंने। और इसी प्रकार अनेक विद्वानों ने यह निष्कर्ष निर्गत किया है। तो हम यहाँ पर देखेंगे इधर चाणक्य पर विशेष अध्ययन करने वाले विद्वान ट्रॉटमैन के अनुसार चाणक्य तथा कौटिल्य नाम चाणक्य के ग्रोथ नाम से हो सकती हैं। इसी प्रकार अनेक विद्वानों ने यह निष्कर्ष निर्गत किया है कि चाणक्य तथा विष्णुगुप्त एवं कौटिल्य अलग अलग व्यक्ति हैं। कुछ विद्वानों ने अलग अलग बता दिया, कुछ और ट्रॉटमैन ने इनका जो नाम है अलग अलग वो इनके गोत्र से संबंधित बताए हैं। ठीक है, तो आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विष्णुगुप्त अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया है। इसका आंसर सी हो जाएगा। चाणक्य का अन्य नाम क्या है? बी ऑप्शन विष्णुगुप्त। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो यहाँ पर दिया है आर्थिक समझ से, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास से, विदेशी नीति से, धन संचय से, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर ई ऑप्शन राइट हो जाएगा। बीपीएससी में जैसे कि यूपीपीसीएस और यूपीएससी में ज़्यादातर ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ठीक है, ई ऑप्शन नहीं होता है। जैसे अगर इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं तो ई ऑप्शन नहीं होता, लेकिन बीपीएससी तो जो बीपीएससी उसमें ई ऑप्शन लग के आता है। ठीक है, तो कुछ कन्फ्यूजन करने वाले अब इसमें कैसे समझने के कोई नहीं है या उपरोक्त में से एक से अधिक है। तो इस प्रश्न का आंसर जो आपको पता होगा तो उसके आधार पर ही कर पाएंगे। ठीक है, इसमें से एक भी नहीं हो रहा है तो हम इसकी व्याख्या देख लेंगे। कौटिल्य चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांत और अभ्यास की पुस्तक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा था? शासन के सिद्धांत और अभ्यास की पुस्तक है। ठीक है, इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है, अभी पता चल जाएगा। ठीक है, जो विदेश नीति की व्याख्या करता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें सप्ताह सिद्धांत में, तो ये जो ऑप्शन है इसमें गलत हो गया। जैसे कि हम लोग अक्सर यही सोचते रहते हैं जैसे कि इसमें अर्थशास्त्र है, पर इसमें अर्थशास्त्र की ज़्यादा बात नहीं होती है, राजनीतिक शास्त्र की होती है। तो हम लोग इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं कर पाते, वैसे ही दिमाग कन्फ्यूजन हो गया। ठीक है, तो लेकिन जो ये इसमें ई ऑप्शन है, ई ऑप्शन में कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें इसकी भी चर्चा की गई है, इसकी भी चर्चा की गई है। ठीक है, तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे बनेगा, क्वेश्चन कन्फ्यूजन हो गया था। इसके अलावा इसमें सप्ताह सिद्धांत में स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन में कृषि, शिल्प एवं व्यापार व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी मिलती है। तो ये सब इसमें हो जाएगा। तो ये जो व्याख्या है इसको अच्छे से ध्यान से शॉर्ट नोट्स बनानी है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक है तो कैसा? शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से राज्य के सप्ताह सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? मित्र। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मित्र। जितना मैंने आपको लास्ट में पढ़ाया था, आपने देखी होगी क्लास, मैंने लास्ट में मित्र बोला था। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। ये क्वेश्चन आया है यूपीपीसीएस प्री 2015 में, री एग्ज़ाम 2015 में। तो सुभद्र अगर मित्र नहीं दिया गया है, अगर सुभद्र दिया है तो शूद्र माना जाएगा। तो शूद्र मित्र राज्य के सप्ताह सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग है शूद्र मित्र। राज्य के कान है, क्या है? शूद्र मित्र राज्य के कान है। राजा के मित्र शांति एवं युद्ध काल दोनों में उसकी सहायता करते। इस संबंध में कौटिल्य सहज, आदर्श तथा कृत्रिम मित्र में भेद करते थे। सहज मित्र कृत्रिम मित्र से अधिक श्रेष्ठ होता है, जो सहज मित्र वो कृत्रिम मित्र से अधिक होता है। ठीक है, जिस राजा के मित्र लोभी, कामी तथा कायर होते हैं, जिस राजा के मित्र लोभी, कामी तथा कायर होते हैं, उसका विनाश असंभव भावी है और अवश्य भावी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक या राजनीतिक? तो यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजनीतिक पर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासन की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है। ये जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र ये ऐतिहासिक नहीं है, अब तो ये कैसा है? राजनीतिक शास्त्र के अद्वितीय ग्रंथ है। इसमें मुख्यतः राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 3। ठीक है, तो हम तीनों को पढ़ लेते हैं। देखिए, पहला है न्यायिक दंड के परिणामस्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था।
दूसरा, स्त्री दास अपने मालिक के सत्संग से पुत्र जन्म पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी। तीसरा ऑप्शन, यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक या पुत्र होने पर कानूनी हक मिलता था। इस प्रकार से 3 दिए गए हैं, और भी देख लेते हैं। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2, 3। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। तो एक बार प्रश्न को फिर से देख लेते हैं। 1 और 2 जैसे कि आपके क्वेश्चन दिए गए, यहाँ पर कथन नहीं है, ये 1-2 नंबर दिए गए। कहने का तात्पर्य यह है, कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार इनमें से कौन सा सही है? तो यहाँ पर आपका केवल 1 और 2 सही है। ठीक है, कौन कौन से? न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता है, कोई व्यक्ति स्वतंत्र था मान लेते हैं, तो उसने कुछ गलत काम किया, ठीक है, तो उसको दंड मिला, तो उसको फिर दास भी बना सकते थे। ठीक है, दास भी बना सकते थे। ठीक है, तो आगे लिखेंगे, स्त्री दास अपने मालिक के सत्संग से पुत्र जन्म पर, स्त्री दास अपने मालिक के सत्संग पुत्र जन्म पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी। बिल्कुल ये भी ठीक था, ये भी ठीक था, लेकिन ये तीसरी बात है, ये बिल्कुल ठीक नहीं, गलत है। ठीक है, तो अब इसकी व्याख्या एक बार और देख लेंगे। तो क्वेश्चन में क्या आता है, अर्थशास्त्र के तीसरे अधिकरण के 65वें प्रकरण में दास कल्प अध्याय है। इसके अनुसार न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति को दास बनाया जा सकता है। स्त्री दास को अपने मालिक के स्वसंग से संतान होने पर स्त्री और बच्चा दोनों को दासता से मुक्त हो जाने का प्रावधान था, परंतु बालक को पिता के पुत्र होने का कानूनी हक नहीं मिलता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है, तो ये भी पीछे प्री 1994 में क्वेश्चन बना है। ठीक है, बाकी जो भी आपको और दिख रहे हैं इनके बारे में सर्च कर लें। नेक्स्ट आगे देखेंगे, तो ये हो गया। आगे किसके शासनकाल में डी मैकस भारत आया था? किसके शासनकाल में डी मैकस भारत आया था? तो ये आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बिंदुसार के शासनकाल में डी मैकस भारत आया था। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार की राज्यसभा में भेजा तथा ये मेगस्थनीज के स्थान पर आया था। ठीक है, तो बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका जो उल्लेख है वो किस ग्रंथ में मिलता है हम लोगों को? ठीक है, तो एक बार प्रश्न को फिर देखेंगे। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था, इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, बुद्ध घोष की समंत पाशदिका में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसकी व्याख्या जरूरी है। देखिए, बिंदुसार के शासन काल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था, इसका जो उल्लेख है बुद्ध घोष की समंत पाशदिका नामक ग्रंथ में मिलता है। दिव्यावधान से ज्ञात होता है कि बिंदुसार के शासनकाल में अशोक अवंती उज्जैनी का उपराजा वायसराय था। बुद्ध काल में अवंती महाजनपद भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। यह महाजनपद मालवा क्षेत्र में अवस्थित था। इसके 2 भाग थे, उत्तरी अवंती जिसकी जो राजधानी थी उज्जैनी थी, जबकि दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी माहिष्मती थी। ठीक है, तो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। ठीक है, तो लकड़ी का बना था। सी ऑप्शन ऐड हो जाएगा। बिहार में पटना पाटलिपुत्र में स्थित बुलंदी बाग एवं कुम्हार में की गई खुदाई से चंद्रगुप्त मौर्य की लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं, जिन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय है। बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्हार से राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त है। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो पाटलिपुत्र से। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पाटलिपुत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए एक व्याख्या देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेख, जैन, तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भाग के अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है एवं इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जा सकता। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र के शासक ने पहली बार जीता था चंद्रगुप्त मौर्य ने। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा।